आज का जो सबसे मेन टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये सबसे लास्ट में है, तो मैंने थोड़ा आपको पहले बता दिए। कोलिजन थ्योरी होती क्या है? कोलिजन थ्योरी होती है कि इसका पहला स्टेप क्या है, देखो कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, ये पूरी जो केमिकल काइनेटिक्स है वो ये मानती है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे तभी जाके क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर इज कॉल्ड, यही एक कोलिजन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराएंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तभी केमिकल रिएक्शन होगी। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी या केमिस्ट्री में भी है फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ वेव्स passes through a point per second is called frequency. अब कोलिजन आगे यहाँ पे वर्ड, कोलिजन का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के डिफाइन समझ में आई आप लोगों को? नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन पर सेकेंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको दिखाएंगे जेड से। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब वो तीसरा पॉइंट कहता है कि ये कोलाइड तो कर रहे हैं लेकिन सारे के सारे कोलिजन क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन नहीं होते, यानी प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो जो कोलिजन होना चाहिए वो शुड बी इफेक्टिव, इफेक्टिव होना चाहिए। अब इफेक्टिव कैसे हो जाएगा? तो देखो तीन पॉइंट समझ में आ गया आपको। पहला, केमिकल रिएक्शन तब होगी जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस, कितने कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड में और एक यूनिट वॉल्यूम में, उसे कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये हम थर्ड पॉइंट है कि कोलिजन शुड बी इफेक्टिव, कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ जाऊं। अब वो कहता है कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन होती है टू बी इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए? दो कंडीशन होनी चाहिए। अब ऐसे कि जो कोई भी स्टूडेंट ये थोड़ी है कि वो क्लास 12th में जाके बैठ जाएगा, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि आपको 11th पास होना चाहिए। तो ऐसे ही जो इफेक्टिव कोलिजन होगा उसकी दो कंडीशन है। इसमें पहला कंडीशन है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके पास मस्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको कहा था कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए, उसको कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है। तो एनर्जी बैरियर का पहला पॉइंट ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए कम से कम, और मोर देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, ये पहला पॉइंट। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी।
चाहे वो कितनी बार कोलाइड करे। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इसमें ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन का मतलब होता है अरेंज कैसे है। जैसे सपोज करो मैं NO2 लिया मैंने कोई कंपाउंड, और दूसरा भी मैंने NO2 ले लिया। अब ये दोनों आपस में टकरा गए, अब ये सही डायरेक्शन में टकरा गए। जब N टकरा गए तो ये कंपाउंड बन जाएगा। कैसे? देखो, एक N दूसरा N, इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और अगर ऐसा नहीं होता, सपोज इसमें क्या हुआ कि जैसे N है, यहाँ O है, ये O है, और इसके साथ ये ऑक्सीजन कोलाइड कर रहा है, तो फिर इसका कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर ये दोनों टकरा रहे हैं तो इसके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये गलत एटम से टकरा रहा है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि आप इधर को जाना चाहते हो और आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए तो क्या हुआ, अलग जगह पहुंच जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन मीन्स अरेंजमेंट किस तरीके से इन स्पेस में, अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन शुड बी। और दूसरा एनर्जी, आपके पास एनर्जी भी पूरी है लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है। जैसे सपोज करो ये है आपके पास N O और O, इससे अगर आप किसी भी तरीके से ये ऑक्सीजन टकराता है तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, तो इसका डायरेक्शन अलग हो गया। इसीलिए इसके आगे लिखेंगे हम नो रिएक्शन। तो ओरिएंटेशन शुड बी और मस्ट बी। तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक? दो बैरियर है, दो कंडीशन है, और दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव माना जाएगा। पहला, उसके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था 11 से और 12th में जाओगे आप लोग, तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि आपके जितने मार्क्स हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स के या तो इक्वल होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर ये कंडीशन आप फॉलो नहीं करोगे तो आप दूसरी क्लास में नहीं जा सकते। तो ऐसे यहाँ पे है कि केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब प्रॉपर क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा और इसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। उसे कहते हैं हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब इसके पास दो ही पॉइंट और है। अब ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के। जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना रेट बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात है। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को यहाँ पे दिखाते हैं EA/RT, जो हमने आर्हेनियस में लिखा था। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। आप मॉलिक्यूल की जो पॉपुलेशन है, जो नंबर है वो बढ़ा दो तो क्या होगा, रेट भी बढ़ जाएगा। पहले 10 मॉलिक्यूल थे तो 10 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे, अब हमने 50 मॉलिक्यूल कर दिए तो क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल कर दिए तो ज़्यादा मॉलिक्यूल हो गए, अब और ज़्यादा कोलिजन होगा। तो जितने नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर क्वेश्चन में आता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, एक क्वेश्चन है आपके पास इसमें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो उसका फॉर्मूला है E-EA/RT। ठीक है, ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ कि जो रेट है, अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे Z है, ये क्या है,
फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, और रेट कांस्टेंट एक बराबर होते हैं। यहीं से आर्नियस ने इस इक्वेशन को डिराइव किया था। तो आर्नियस ने यहाँ पे क्या कहा था, इससे ए कह दिया था और यहाँ पे के कह दिया था। तो आर्नियस ने जो फॉर्मूला बनाया था अपना, वो यहीं से बनाया था। उसने यहाँ पे क्या किया, रेट की जगह पे लिख दिया के, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, तो उसने कहा कि दोनों एक ही बात है। और जेड की जगह पे आर्नियस ने अपना फैक्टर दे दिया था ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये तो उसने यहाँ पे फिट हो गया सब कुछ। लेकिन जो ये फॉर्मूला बना, ये कहीं ना कहीं पे गलत आ रहा था। रेट इज इक्वल टू जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला उन्होंने बना तो दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़े ना थोड़ी कहीं पे गलती थी। तब इसको इम्प्रूव किया गया। अब देखो लास्ट आपको बता देता हूँ मैं इसमें, फिफ्थ स्टेप, इसको इम्प्रूव करके कर दिया गया। रेट इज इक्वल टू, रेट या के भी लिख सकते हो आप, जेड पी इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब पी क्या है यहाँ पे, पी इज ओरिएंटेशन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर काम कर रहा है, वो है ओरिएंटेशन फैक्टर। क्योंकि जब आर्नियस ने बताया था तो उसने कहा था रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहां पे ओरिएंटेशन का मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर ओरिएंटेशन सही नहीं हुआ तो क्या होगा, कई रिएक्शन तो वैसे ही बेकार हो जाएंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, रिएक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनका जो डायरेक्शन था वो सही नहीं था। तो इसीलिए ये फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर गया। और जब उन्होंने इस फैक्टर को यहाँ पे रखा तो ये आंसर उनका बिल्कुल सही आया। तो जो लास्ट फाइनल उन्होंने ये फॉर्मूला लिखा है वो ये है, रेट इज इक्वल टू जेड, जेड मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और P मीन्स ओरिएंटेशन फैक्टर, ई ए मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी, और R का मतलब आपको पता है कांस्टेंट होता है, ये गैस कांस्टेंट, और T फॉर टेम्परेचर। तो ये है आपका कोलिजन थ्योरी। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को, एनी डाउट? पूरा कोलिजन थ्योरी को एक बार देख लो, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहला मैंने क्या बताया था, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड था कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकंड पर वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तीसरा वो कहता है कि सारे के सारे कोलिजन से केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन के दो कंडीशन है, पहला है एनर्जी बैरियर, दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक एनर्जी होनी चाहिए, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सबके लिए अलग अलग होगी। दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, जब कोलिजन होगा तो उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए, अगर डायरेक्शन सही नहीं हुआ तो भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। चौथे में उसने कहा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट है यहाँ पे, इसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू ई ई ए अपॉन आर टी। अब उन्होंने देखा कि ये इक्वेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि ये आंसर सही नहीं आ रहा था, तो फाइनली इसे इम्प्रूव किया गया और ये देखा गया कि इसमें ओरिएंटेशन फैक्टर भी आएगा। तो ये आपका 5 पॉइंट है। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोलिजन थ्योरी और कोलिजन, हाँ बताओ, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अब याद करना है आपको, आज से कल परसों से मैं आपको एक पूरा याद करवा दूंगा इस सारी थ्योरी और चैप्टर्स वगैरह। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? बताओ यस नो।
रिप्लाई करो यस या नो, ये फिर से बताना है तो फिर से बताता है। मैसेज ही कर दो, नो डाउट। ये याद करने किसी भी हालत में, देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको जो टीचर है वो दे सकते हैं कि कोलिजन थ्योरी पूछी जाती है। ओके क्लियर है ना। अब इसे याद करना आपने बैठ के, आज से कल परसों से मैं आपको याद कराता हूँ। अब सेकंड पॉइंट हम आते हैं इसमें, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर, उसके बाद आपने प्रैक्टिस में पहले इसके आज और कल, आज मैं आपको पूरे नोट्स दे दूंगा, पूरे नोट्स आपके लिखे हुए चाहिए, और फिर कल मैं आपको इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, परसों से 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको ये पूरा चैप्टर याद करवाता हूँ फिर आपको। तो इसीलिए आपने एक रफ पेज लेना है, रफ बुक, और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसका रेशियो टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट का रेशियो, जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। यानी ये क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट का रेशियो है किसके लिए? डिफरेंट, विच इज डिफर्ड बाय, which is differ by 10 डिग्री सेल्सियस। देखो ये T10 है और ये T है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो, इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। पहले इसकी डिफाइन समझ में आ गई, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रेट कांस्टेंट विच इज डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द रेशियो ऑफ डिफरेंट रेट कांस्टेंट विच इज डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। सपोज आपकी बुक में जो ज्यादातर दिया रहता है वो दिया रहता है ये 35 डिग्री और ये दिया होता है 25 डिग्री। एक रेट कांस्टेंट जो 25 डिग्री पे है और दूसरा रेट कांस्टेंट जो 35 डिग्री पे है, तो इन दोनों का रेशियो इसे कहते हैं रेट सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ में आ गया? रेट कांस्टेंट का रेशियो जिसमें जो टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा, उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके पास, इसमें जनरली देखो, जनरली अगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तो ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो 2 होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन होगी, अगर आप उसमें 10 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करते तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। डबल, ध्यान रखना, हर 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो इसमें वो कहेगा कि पहले किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था और अब ये हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज होगा? बता सकते हो कोई? और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, यानी कि हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाती है। कोई बता सकता है? आपको तरीका बता देता हूँ, पहले मैं इसको छोटे में बताता हूँ। देखो 10 डिग्री से 30 का बताता हूँ आपको। 10 में सपोज x है, तो 10 से जब हम 20 में जाएंगे तो डबल हो जाएगा, तो यानी 2x हो गया। और 20 से 30 में जाएंगे तो फिर क्या होगा? 2x का भी डबल हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स। तो पहले का कितना हो गया? 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसकी पावर में बताओ कि 10 से और 100 में चले गए तो 2 की पावर कितनी होनी चाहिए? चलो ये बता दो मुझे। बताओ जरा, 10 डिग्री सेल्सियस था
और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो 10 से 20, पहले से x मान लो, 2x हो गया। 30 में 2 2 जा 4x यानी 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1, फिर 40 जाओगे 2 की पावर 3, फिर 50 जाओगे 2 की पावर 4, फिर 60 जाओगे 2 की पावर 5, फिर 70 जाओगे 2 की पावर 6, फिर 80 जाओगे 2 की पावर 7, 90 2 की पावर 8 और 100 में 2 की पावर 9। बताओ आया समझ में? यानी इन दोनों का कितना डिफरेंस है उतना उसकी पावर हो जाएगी। यानी 100 माइनस 10 90 डिवाइडेड बाई 10 कर दो इसे, तो ये 9 है। 2 की पावर 9, जितना डिफरेंस होगा वो 2 की पावर में चला जाएगा। जैसे मैंने कहा 50 डिग्री था और 50 डिग्री से हो गया है यहाँ पे 80 डिग्री, तो बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा? चलो इससे बता दो मुझे। फर्स्ट हाँ, श्रुति राइट है, अभिषेक राइट है। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। देखो इसके लिए क्या करना है, पहले आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। 80 माइनस 50 अपॉन 10 कितना हो गया? 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स, पहले का 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो, लेकिन उसने लिख दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। देखो ये है, मैं जनरली उस क्वेश्चन को कह रहा हूँ जब आपको बुक में दिया नहीं होता है। दिया नहीं है तो फिक्स होता है 2, लेकिन दिया है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग करना। जैसे उसने लिख दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट 3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो जाएगा। अब आंसर बदल गया, मैंने कहा 10 से 30 डिग्री कर दिया, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पहले बार गए आप तो 3 टाइम्स, और जब दूसरी गए तो 3 का 2 टाइम्स, यानी 3 3 जा 9 टाइम्स आंसर हो जाएगा। तो ये कब है? जब आपको गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो आप समझ जाओ कि 2 ही दिया होता है, ये फिक्स है 2। तो इसमें भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट की। तो जो भी आपको ये वैल्यू दी है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, किसी में 2.5 भी दिया हो सकता है, 3 भी दिया सकता है। वैसे इन जनरल क्या होता है, जब आप 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसका मेन स्टेटमेंट ये है। लेकिन जब आपको बुक में गिवन नहीं होता है तो आपको ये मान के चलना है कि इसकी वैल्यू 2 है, और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन करना। अगर क्वेश्चन में गिवन है तब आप क्वेश्चन के बेस पे करोगे, अगर 3 है तो 3, कुछ और दिया तो उसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट के। आपकी बुक में दिया नहीं है, इसीलिए आपको वहां पे कितना मानना है? 2 मानना है। 2 का मतलब 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर किसी भी कंपाउंड का बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, जो ये वैल्यू है उतने टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो गया ये भी? बताओ यस नो। आगे बढ़ जाऊं? इसके नोट्स पूरे तैयार रखना, क्योंकि मैं अब आपको परसों से इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो उससे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, 2-3 स्टेप बाकी हैं। एक चलो रिएक्शन मैकेनिज्म बता देता हूँ, ये बस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, किसी भी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, शुरू से लास्ट तक क्या क्या हुआ, उससे हम उसकी मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन होती है। पहली होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, जो वन स्टेप की रिएक्शन होती है, जिसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, उसे कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। और जिसमें नंबर ऑफ स्टेप होते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो वन स्टेप की रिएक्शन है, द रिएक्शन अकर इन वन स्टेप, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द रिएक्शन अकर इन नंबर ऑफ स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये दोनों टाइप के रिएक्शन समझ में आई आपको, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखो पता कैसे चलेगा हमें कि ये वन स्टेप की है या एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। तो पहले एलिमेंट्री के बारे में बताता हूँ आपको। एलिमेंट्री रिएक्शन, सपोज करो मैंने लिखा A प्लस बी गिव C प्लस टी। अब बताओ इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, मॉलिक्युलरिटी यानी कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, 1 + 1 2, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है, इसमें रेट दिया होता है आपको, इसमें रेट दे देंगे आपको A की पावर 1 और B की पावर 1, यानी कि जितनी मॉलिक्युलरिटी है उतना ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। देखो 1 + 1 यानी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब ये यही एक स्टेप होगा बस, बाकी और इसमें कोई स्टेप नहीं हो सकता, यानी जिसकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होते हैं उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे हमने कहा, ध्यान रखना मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम हो जाए तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसमें लिखा 2A + B गिव्स C + T। अब मैंने कहा इसकी मॉलिक्युलरिटी बताओ। तो मॉलिक्युलरिटी मीन्स क्या होता है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो 2 A के कर रहे हैं और 1 B का कर रहा है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 हो गई। आपको ये भी बताया था मैंने कि मॉलिक्युलरिटी मैक्सिमम 3 हो सकती है, बस इससे कम होगी, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या देखते हैं, रेट देखेंगे। रेट लॉ क्या दिया है, सपोज A की पावर 2 B की पावर 1 यानी 2 + 1 3, यानी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी 3 है और मॉलिक्युलरिटी भी 3 है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन यानी एक ही स्टेप की रिएक्शन है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप नहीं है। ठीक है, तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको इसमें। जैसे मैंने कहा H2 + I2 गिव्स 2HI। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला मॉलिक्युलरिटी बता, एक मॉलिक्यूल H2 का ये है, एक मॉलिक्यूल I2 का है, 1 + 1 2, यानी 2 मॉलिक्यूल आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई। और इसका रेट होता है कि H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1, तो 1 + 1 2, तो यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो वो भी कितना हो गया 2 हो गया, तो दोनों सेम हो गए। तो आप समझ जाओगे ये एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो जिसमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम हो जाते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और ये एक ही स्टेप की होती है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एलिमेंट्री रिएक्शन समझ में आया सबको, बताओ यस नो।
रिप्लाई करके बताओ मुझे, यस नो, मैसेज ही कर दो चाहे, यस ओके। तो जिसको नहीं आता वो मुझे पूछ सकता है फिर से दोबारा। अब देखो मेन आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगी, जैसे मैंने लिखा 2A + B गिव्स C + D, ठीक है। अब आपने देखा मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 + 1, यानी 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ए के 2 मॉलिक्यूल हो गए और बी का 1 हो गया, तो उसे कहते हैं मॉलिक्युलरिटी, यानी नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने के लिए हम रेट देखते हैं, तो रेट के लिए दे दिया इसने ए और बी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1 + 1 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है और मॉलिक्युलरिटी 3 हो गई। तो इसका मतलब ये एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप होंगे, इसमें बहुत सारे स्टेप होंगे, उससे मैं तरीका बताऊंगा अभी कैसे हम करेंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 और मॉलिक्युलरिटी 3 मींस इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मींस विच कैन टेक प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप, इसमें बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ ये बताओ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखो ये और ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, तो आप समझ जाओगे कि ये 1 स्टेप की रिएक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं। क्लियर या नो, बताओ, यस नो। क्लियर है, रिप्लाई करके बता देना मुझे। तो कैसे देख के आप पहचान सकते हो, अब देखो इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि नंबर ऑफ स्टेप कैसे है। सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी है आपके पास 2A + 3B गिव्स A2 + B3, ये हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं आपको, कई बार बुक में दी होती है और कई बार नहीं दी होती है, इसे आप खुद भी बना सकते हो, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले जैसे बुक में दे दिया आपको A + B गिव्स AB और इसमें लिख दिया K1। दूसरा इसमें AB + B गिव्स AB2, ठीक है, इसको दे दिया K2। और तीसरा दे दिया AB2 गिव्स AB2 + A + B गिव्स A2 B3। अब इसमें से पहली रिएक्शन दे दी हमें स्लो, फिर दे दी फास्ट और फिर दे दी फास्ट। तो जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब मॉलिक्युलरिटी निकालोगे तो किस पे डिपेंड करती है, स्लोवेस्ट स्टेप पे। मॉलिक्युलरिटी किस पे डिपेंड करेगी, स्लोवेस्ट। अब देखो 2 + 3 5 और मैंने कहा था मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है और ये 3 + 2 5 हो गया, तो 5 आप मॉलिक्युलरिटी लिखोगे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 3 होता है। तो आपको समझ जाना है कि ये 1 स्टेप की रिएक्शन नहीं है, ये नंबर ऑफ स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो अब ये नंबर ऑफ स्टेप है, इसमें बुक में दिया होगा आपको स्लो फास्ट फास्ट। तो स्लो में कितने मॉलिक्यूल हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और वही मॉलिक्युलरिटी को डिटरमाइन करता है। तो इसका मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई पहली चीज। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है वहीं से निकलता है। देखो इसको निकालेंगे हम, वो कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, देखो ये ए है इसकी पावर 1 है, बी है इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 2, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। समझ में आ रहा है आपको, ये स्लो पे कर रहा है,
अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, एक चीज और पूछता आपको वो कि इसका रेट कांस्टेंट बताओ, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट जो स्लोवेस्ट का है K1 है, K1, तो रेट कांस्टेंट K1 माना जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है, रेट कांस्टेंट K1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। ये किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। बताओ क्लियर है कि नहीं है? इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, देखो चलो ये टाइम हो रहा है, आप ऑफ करो, इससे दोबारा से रिज्वाइन करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे बताता हूँ, रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।